नमस्कार दोस्तों। तो चाइना के सीपेक प्रोजेक्ट को एक और बहुत बड़ा झटका लगा है। अब चाइना का जो सीपेक प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान में उसको कई बड़े झटके ऑलरेडी लग चुके हैं। जैसे वहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम्स रहती है पाकिस्तान के अंदर में। जो सबसे बड़ा चैलेंज है चाइना के लिए पाकिस्तान के अंदर में, वो सबसे बड़ा चैलेंज है सेफ्टी ऑफ द चाइनीज़ नेशनल्स। जो चाइनीज़ नेशनल्स पाकिस्तान के अंदर में काम कर रहे हैं, हमेशा उनके ऊपर अटैक्स होते रहते हैं और इसी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है वो कभी शुरू होता है, फिर कभी रुक जाता है, फिर कभी शुरू होता है, फिर रुक जाता है। तो ये परेशानी जो है वो हमेशा चाइना को फेस करनी पड़ती है। साल 2023 से अगर आप जोड़ो तो 700 से ज़्यादा मिलिटेंट अटैक्स हो चुके हैं वहाँ पर। तो इस वजह से ये इशू रहता है। उसके साथ साथ वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर में। जैसे आपने पिछले कुछ 4-5 सालों में ही देखा होगा कितनी बार सरकारें उलट पुलट जाती हैं। जो बड़े कई बार प्रधानमंत्री लेवल के नेता होते हैं वो जेल में चले जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होती हैं और उसका हर्जाना अब चाइना को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो उनका पैसा फंसा हुआ है वो आज से नहीं, साल 2015 से दे आर सीडिंग इन मनी पाकिस्तान में, लेकिन वो मनी वापस नहीं आ रहा है और वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं वो चाइनीज़ ऑफिशियल्स को साफ साफ दिखाई भी दे रही है। अब एक और बहुत बड़ा सेटबैक लगा है चाइना को। हुआ क्या है कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, कम से कम $250 मिलियन, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो चाइना ने शुरू किया था सीपेक कॉरिडोर के बहुत करीब। वो एक न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना चाह रहे थे, तो उसका काम उन्होंने स्टार्ट किया था। काम उसका पूरे तरीके से कंप्लीटेड है ऑलरेडी। ये एयरपोर्ट बिल्कुल रेडी है, बस इनॉग्रेशन होना है इसका। और इसका इनॉग्रेशन कहते हैं कि शहबाज शरीफ को करना था इसका इनॉग्रेशन, लेकिन अब ये इनॉग्रेशन और ज़्यादा डिले हो चुका है। ये प्रोजेक्ट जो है, ये पूरा एयरपोर्ट जो है वो पिछले साल से बन करके तैयार है, लेकिन पिछले साल से इसका इनॉग्रेशन ही नहीं हो पा रहा है शहबाज शरीफ को। और रीज़न उसका सिंपल सा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम है बलूचिस्तान में जो हमेशा होती रहती हैं। कभी मिलिटेंट अटैक्स होते हैं, कभी प्रोटेस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, जिस वजह से इस एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन नहीं हो पा रहा है। $50 बिलियन का जो सीपेक प्रोजेक्ट है उसके बहुत करीब ये एयरपोर्ट बनाया गया है, जिससे चाइनीज़ नेशनल्स अपनी जो ट्रैवलिंग टाइम है उसको कम कर सकते हैं। उसलिए उन्होंने इस पूरे ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बना के तैयार किया था। इसमें $250 मिलियन डाले थे ताकि ये बन करके रेडी हो जाए और जल्दी चालू हो जाए, लेकिन ये पिछले साल से स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है। इस बार 14 अगस्त को, जो कि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे भी है, उस दिन इसका इनॉग्रेशन होना था। पहले 3 बार ये इनॉग्रेशन डिले हो चुका था। अब फाइनली 14 अगस्त की डेट रखी गई थी और कहा गया था कि इस दिन अब जाकर के ये इनॉग्रेशन फाइनल स्टेजेस में अपने आ जाएगा, जहां पर शहबाज शरीफ आएंगे, इसको इनॉग्रेट करेंगे और ये पूरा प्रोजेक्ट जो है, ये पूरा एयरपोर्ट जो है वो चालू हो जाएगा। लेकिन अचानक से लास्ट मिनट में फिर से इसको डिले कर दिया गया। और सिर्फ डिले नहीं किया गया, हर बार डिले किया जाता था तो एक नई डेट दी जाती थी। इस बार जो इसको डिले किया गया है तो कोई नई डेट भी नहीं दी गई है और इसीलिए चाइनीज़ ऑफिशियल्स काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। और डिले का रीज़न सिंपल है, अभी पिछले कुछ महीनों से बहुत बड़े अमाउंट में बलूचिस्तान के अंदर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब आपको इन प्रोटेस्ट के बारे में पता होगा, पिछले कम से कम 4-5 महीनों से ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और ये वाले जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस वेव में, ये अपने आप में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हैं। बलूचिस्तान में हमेशा हालांकि प्रोटेस्ट होते रहते हैं बिकॉज ऑफ द अब्यूज़ ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ बलोच पीपल। ये प्रोटेस्ट हमेशा रखे जाते हैं, लेकिन इस वाला प्रोटेस्ट बहुत बड़ा है। साल 2020 के बाद से लगातार, ये समझ लीजिए आप, 6वीं बार इतने बड़े वेव में ये प्रोटेस्ट बलूचिस्तान के अंदर में चल रहा है, जिसकी वजह से चाइनीज़ ऑफिशियल्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब ये जो प्रोटेस्ट है एक्चुअली में क्यों हो रहा है, सीपेक को लेकर के तो हो ही रहा है। अब बलोच लोगों की जो जनरल प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है कि आप सीपेक का काम करवा रहे हो, जिसके लिए बलूचिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ग्वादर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन बलोच लोग जो सबसे ज़्यादा नेचुरल मिनरल्स पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके रिटर्न में बलोच लोगों को कुछ नहीं मिलता। वहाँ पर प्रॉपर लाइट भी नहीं रहती, 4-5 घंटे बिजली भी नहीं रहती बलूचिस्तान के अंदर में। ये उनकी मेजर प्रॉब्लम्स हैं। उनको अब्यूज़ किया जाता है, उनका कोई सिविल पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इस तरीके की चीज़ें हैं जिसको लेकर के बलोच लोग काफ़ी निराश रहते हैं पाकिस्तान की सरकार से। और कई बार तो बलूचिस्तान मूवमेंट चलता है जो कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहता है, जिसके लिए तमाम, आपने लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशंस का नाम सुना होगा, जिसमें से एक है BLO यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। वो इसके लिए काम करती है ईरान की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर के। तो इस तरीके के मूवमेंट हमेशा पाकिस्तान में चलते रहते हैं। अब ये वाला जो मूवमेंट अभी रिसेंटली चल रहा है, ये एक तरीके का सेपरेटिस्ट मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये सरकार, गवर्नमेंट के खिलाफ अपने राइट्स को लेकर के एक मूवमेंट खड़ा किया गया है। और ये मूवमेंट खड़ा किया है बलोच याकजेती कमेटी ने। अब बलोच याकजेती कमेटी 2020 में फॉर्म की गई थी और इसको फॉर्म करने का रीज़न क्या था, एक बहुत बड़ी घटना होती है बलूचिस्तान के तुर्बत में। अब तुर्बत में होता क्या है कि एक दिन रात में गर्मी की वजह से पूरा परिवार जो है वो बाहर सो रहा होता है और कुछ आर्म्ड लोग जो है, लुटेरे जो होते हैं, उनके पास हथियार होते हैं और वो उस घर में घुस जाते हैं
और उस घर में घुस करके वो लूटने की कोशिश करते हैं। और एक लड़की रहती है जिसका नाम रहता है मलिक नाज, वो इसका विरोध करती हैं और वहीं पर उनको शूट कर देते हैं ये लुटेरे। उसके बाद उनकी 4 साल की बहन होती है जिसका नाम रहता है ब्राम्श, उसको भी ये लोग शूट कर देते हैं, उस 4 साल की बच्ची को। हालांकि उस बच्ची की इसमें जान नहीं जाती है, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, कई सारी सर्जरीज होती हैं। और फिर उस बच्ची की हालत को देखते हुए बलोच लोग जो है वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट निकालते हैं, एक मार्च निकालते हैं तुर्बत से इस्लामाबाद तक के लिए। जैसे ये मार्च जुटता है, मार्चिंग शुरू होती है, वैसे ही पाकिस्तान की जो सरकार है वो पुलिस मिलिट्री लगा करके इनके ऊपर लाठी चार्ज करवाती है, इनको पीटना शुरू करती है बहुत बुरी तरीके से। गोलियां भी चलाई जाती है, ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों ने गोलियां भी चलाई इसमें, पाकिस्तान की मिलिट्री ने, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। कई बलोच जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो रातों रात गायब हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के ये प्रोटेस्ट और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, मतलब पाकिस्तान की सरकार इस प्रोटेस्ट को हैंडल नहीं कर पाती है और ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसमें बहुत सारे इल्ज़ाम है पाकिस्तान की सरकार पर कि बड़े बड़े जो नेता हैं उनको गायब कर दिया गया, 2 बहनें थीं जिनको गायब कर दिया गया और उनके वेयर अबाउट्स भी नहीं बताए जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के ये प्रोटेस्ट अब बहुत बड़ा हो गया और हज़ारों की संख्या में जो बलोच लोग हैं वो जगह जगह पर प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से सीपैक का तो काम पूरी तरीके से रुका ही हुआ है। उसके साथ साथ में बहुत सारे बलूचिस्तान की जो पूरी इकॉनमी है वो भी एक तरीके से रुकी हुई है और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। शहबाज शरीफ को डर था कि अगर वो जाएंगे यहाँ पर इनॉग्रेशन कर रहे हैं तो लोग जो है वो आताताई हो सकते हैं, लोग उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, लोग इस एयरपोर्ट के ऊपर अटैक कर सकते हैं, तोड़फोड़ भी हो सकती है, प्रोटेस्ट और ज़्यादा बड़े और वायलेंट हो सकते हैं। इस डर से बार बार इसको जो है वो डिले किया जा रहा है। बड़ी नेता है जो वहाँ की महारंग बलोच, जो बलोच यागेती कमेटी की बड़ी लीडर हैं, वो कहती कि जो हमारा मूवमेंट है ये बेसिकली बलोच जेनोसाइड के खिलाफ है जो पाकिस्तान की सरकार हमारे साथ कर रही है, हमारे लोगों के साथ कर रही है। तो ये प्रॉब्लम चल रही है और इसी वजह से इस पूरे प्रोजेक्ट को बार बार डिले किया जा रहा है। अब जो अपने आप में ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये जो पूरा सीपैक कॉरिडोर है, जो सीपैक का पॉइंट है, ग्वादर का पोर्ट है, उससे 43 किलोमीटर 50 किलोमीटर की दूरी पर है और ये 50 किलोमीटर की रेडियस में इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है और ये सबसे बड़ा है। कम से कम 4300 एकड़ के एरिया में इस पूरे एयरपोर्ट को बनाया गया है और ये इस्लामाबाद का जो एयरपोर्ट है बाई साइज उसको भी ओवरटेक कर देगा। बड़ी बड़ी एयरक्राफ्ट यानी कि एयरबस A380 को भी अकोमोडेट कर सकता है, इतना बड़ा एयरपोर्ट है और बाई साइज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से भी बड़ा एयरपोर्ट है। तो इसलिए इसको बनाया गया था बिकॉज अभी क्या होता है कि अगर जो चाइनीज़ नेशनल्स हैं, जो ग्वादर से इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं जिनको वहाँ पर पहुँचना होता है, उनके लिए रास्ता क्या है कि वो कराची एयरपोर्ट पर आते हैं। कराची एक बहुत छोटा एयरपोर्ट है और सिर्फ 3 उनको वीकली फ़्लाइट्स वहाँ पर मिलती हैं, ज़्यादातर फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल भी होती रहती हैं। तो वो एक उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। इसलिए उन्होंने ये ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इतना बड़ा मैग्नानिमस एयरपोर्ट बना करके तैयार किया कि इसको यूज़ किया जा सके। अब इस एयरपोर्ट के साथ प्रॉब्लम्स क्या है, पहले क्यों डिले हो रहा था ये प्रोजेक्ट? पहले डिले होने का कारण ये था कि इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि क्या ये इतना बड़ा एयरपोर्ट जो है वो इस्लामाबाद इतना बिजी हो पाएगा, कहीं वो श्रीलंका वाला हाल ना हो जाए। अब आपको पता होगा कि श्रीलंका में एक वाइट एलिफेंट कहा जाता है एक एयरपोर्ट को, उसका नाम था श्रीलंका का मटाला राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इसको बनाया गया था और दुनिया में सबसे एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट कहा गया है इस मटाला राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, बिकॉज यहाँ पर उतनी ट्रैफिक ही नहीं होता, उतने लोग जाते ही नहीं है। तो पूरी तरीके से पैसा यहाँ पर वेस्ट हो गया श्रीलंका की सरकार का, जो उन्होंने लोन पर लेकर के इस एयरपोर्ट को बनाया था। तो पाकिस्तान को भी डर था कि कहीं यही ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ भी घटना ना हो जाए, बिकॉज क्या बलोच लोगों का इतना आवागमन होगा, क्या ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट इतना काम करेगा, क्या चाइनीज़ नेशनल्स इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर आएंगे, ये सारे सवाल थे। तो स्टार्टिंग में ये पहले डिले हुआ, बाद में ये प्रोजेक्ट जब बन करके अब तैयार हो चुका है, $250 मिलियन उसमें डाल दिए गए हैं, तब ये प्रोजेक्ट इनॉग्रेट ही नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट इन बलूचिस्तान। और अब चाइनीज़ नेशनल्स को समझ में आ चुका है कि और पैसे सीड इन नहीं करना है, इसीलिए बीजिंग अब और पैसे सीड इन करने से बच रहा है पाकिस्तान के अंदर में, बिकॉज उन्होंने काफ़ी पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया है बट अब वो पैसा उनके पास वापस नहीं आ पा रहा है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अनअकैडमी ने आपके लिए 2 कोर्सेस लॉन्च किए थे, ये दोनों कोर्सेस मेरे द्वारा लिए जाएंगे। एक तो हमारा कोर्स था जियो पॉलिटिक्स के ऊपर, जहां पर हम ऑयल जियो पॉलिटिक्स के ऊपर काफ़ी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि इनके फाउंडर्स कौन थे, कैसे कुछ फैमिलीज़ ने
पूरी दुनिया के ऑयल पर कब्जा ले लिया, जिसमें रॉकफेलर्स को आप जानते हो, नोबल्स को जानते हो, रॉथसाइल्ड्स थे। कैसे इन फैमिलीज ने पूरे दुनिया के ऑयल पर कब्जा ले लिया, जिससे ये दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को भी हैंडल करने लगे। बाद में ये ऑयल जियोपॉलिटिक्स फैमिली से बढ़ करके कंट्रीज़ पर पहुंचता है। कंट्रीज़ में आपस में टसल कैसे होते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 में क्या रोल था, वर्ल्ड वॉर 2 में क्या रोल था, इस तरीके की जो सारी चीज़ें हैं, जितने बड़े इवेंट्स हैं जो ऑयल की वजह से हुए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर में। टोटल इसमें 5 लेक्चर्स होंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो कोर्स है ये अब 26 अगस्त यानी कि मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। 26 अगस्त को पहली क्लास होगी इस कोर्स की, और पहली क्लास मंडे को जो है रात के वक्त होगी, जिसके लिए आपको नोटिफिकेशन जाएगा कि क्या टाइमिंग इसकी रखी जाएगी। तो ध्यान में रखिएगा कि 26 अगस्त इसकी टाइमिंग है। और जियोपॉलिटिक्स वाले कोर्स में 5 लेक्चर्स हैं। दूसरा जो इंडियन पॉलिटी वाला हमारा सेगमेंट है, उसमें हम डिस्कस करेंगे वो जजमेंट्स के बारे में जिन्होंने इंडिया के फाइनेंशियल लैंडस्केप को बदल के रख दिया। इंडिया का फाइनेंशियल जो लैंडस्केप है उसमें कई बड़ी जजमेंट्स हैं जिनका बहुत बड़ा रोल है। जैसे आप बैंक नेशनलाइजेशन यानी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण सुना होगा आपने, जो इंदिरा गांधी जी के टाइम पर हुआ था। उसको बाद में चैलेंज भी किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या कहा, क्यों बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, देश में उस समय क्या सिचुएशन चल रही थी, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, कितना पॉलिटिकल प्रेशर सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीज़ें हम ऐसे जजमेंट्स में डिस्कस करेंगे। ऐसी 5 जजमेंट मैंने इसमें पिक की है जिससे आपको इंडिया के फाइनेंशियल लैंडस्केप का एक बहुत बड़ा आइडिया लग जाएगा। तो इसमें भी टोटल 5 लेक्चर होने वाले हैं। टोटल इस पूरे कोर्स के अंदर में 10 लेक्चर होने वाले हैं। तो अगर आप इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के कमेंट में हमने लिंक अपने कोर्स की पिन कर दी है, उस पर आप क्लिक करिएगा और जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज़ करिएगा, तो आप इस कोर्स को डायरेक्टली अवेल कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, हमारे कोर्सेज के बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।